अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास बेटा क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इन द ह्यूमन ब्रेन आर। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इन ह्यूमन ब्रेन। सही है, ह्यूमन ब्रेन की बात है। ब्रेन किसका पार्ट है? सीएनएस। और किताब में लिखा हुआ है कि सीएनएस के अंदर मोस्टली इंटर न्यूरॉन होते हैं। सही है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है इसका सी। अच्छा, आगे की बात करते हैं भाई। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम कैन ऑल्टर एक्टिविटीज इन इट्स टारगेट सेल। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई नर्वस सिस्टम जो है वो टारगेट सेल्स की एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकता है। कौन से? मसल्स और ग्लैंड। बिकॉज वजह पूछा है कि भाई नर्वस सिस्टम जो आपके ग्लैंड सेल्स की और मसल्स के सेल्स की यानी जो उसका टारगेट सेल है उसकी एक्टिविटीज को ऑल्टर करता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक मसल है जो रिलैक्स है, मसल है जो रिलैक्स है। अब आपके नर्वस सिस्टम ने मैसेज भेजा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो इसका मतलब है इसने अपनी एक्टिविटी को चेंज किया, ऑल्टर किया। तो अब ऐसा क्यों होता है बेटा? ऑब्वियसली न्यूरॉन से जो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस आते हैं और न्यूरॉन में से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है और आपके इफेक्टर यानी टारगेट सेल में उसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो जब वो न्यूरोट्रांसमीटर निकल के अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो उसके अंदर चेंजेस आती हैं। सही है, वो उसकी एक्टिविटीज ऑल्टर होती है। तो अब देखो जरा इसके ऑप्शंस में क्या है। दे आर इलेक्ट्रिकली कपल्ड बाय गैप जंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखना गैप जंक्शन जो होता है, गैप जंक्शन दो सेल है। अब ये दो सेल आपस में ज्वाइन है। अब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ज्वाइनिंग है। सही है, तो उस ज्वाइनिंग के जरिए से ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ कोई भी मटेरियल एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो वो जंक्शन गैप जंक्शन कहलाता है। तो उससे नर्व इम्पल्स का तो कोई ताल्लुक ऐसे डायरेक्टली नहीं होता। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता यहाँ पे। बी कह रहा है द टारगेट सेल हैव रिसेप्टर प्रोटीन फॉर द सिग्नल्स रिलीज बाय द न्यूरॉन। अच्छा, कौन से सिग्नल्स होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ऑप्शन बी इसका एक्यूरेट है क्योंकि टारगेट सेल में रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर प्रोटीन जो है नर्वस सिस्टम से आने वाले मैसेजेस को रिसीव करते हैं। सी और डी भी देख लेते हैं। द नर्वस सिस्टम रिलीज सिग्नल इनटू द ब्लड। नर्वस सिस्टम ब्लड में, तो ये तो एंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है, तो सी तो हो ही नहीं सकता। डी कह रहा है द टारगेट सेल दैट बिकम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम रैपिडली। अच्छा, अब ये ऑप्शन कुछ, ये स्टेटमेंट कुछ ठीक है कुछ गलत है, लेकिन ये इस क्वेश्चन से लिंक करती हुई नहीं है। यहाँ पे तो पूछा गया था इसकी एक्टिविटीज के चेंज होने की वजह पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पे तो टारगेट सेल का बता रहे कि टारगेट सेल मर जाएगा अगर नर्वस सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया। तो इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। तो बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि भाई फॉर अ न्यूरॉन विद एन इनिशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट -70 millivolt, an increase in the movement of potassium ion out of that neuron's cytoplasm would result in। अच्छा भाई, अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक न्यूरॉन है। सही है, एक न्यूरॉन है जिसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल अभी -70 है, यानी वो आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर है। अब अगर उसका पोटासियम चैनल खोल दिया जाए, पोटासियम चैनल, तो ऑब्वियसली पोटासियम आइन अंदर ज्यादा होते हैं तो पोटासियम आइन बाहर निकलेंगे। अब देखो अंदर की पोलैरिटी क्या है? नेगेटिव है। और पोटासियम पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर पोटासियम चैनल को खोला जाएगा, पोटासियम बाहर निकलेंगे, तो वो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मजीद नेगेटिव हो जाएगा, यानी 70 से -90 पे गिर सकता है। तो ये प्रोसेस क्या होगा? डीपोलराइजेशन तो नहीं होगा। डीपोलराइजेशन तो होता है कि भाई जिसमें से न्यूरॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो मजीद नेगेटिव की तरफ जाएगा ना। हाइपरपोलराइजेशन हो सकता है। हाइपरपोलराइजेशन इसी को बोलते हैं कि जब पोटासियम आइन एक्सेसिवली जरूरत से ज्यादा बाहर निकल जाता है तो उसकी वजह से जो पोलैरिटी में मजीद नेगेटिविटी आती है उसको हाइपरपोलराइजेशन ही बोलते हैं। सही है। अच्छा जी, अब आगे फिर रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं है करेक्ट। तो खैर हमारे में करेक्ट एक ऑप्शन मिल गया, दैट इज एनफ फॉर
फिर क्या कह रहा है, अच्छा, एक्शन पोटेंशियल मूव अलोंग एक्सॉन्स। अब देखो ये एक्सॉन है, एक्शन पोटेंशियल जा रहा है। अब इससे रिलेटेड स्टेटमेंट पूछा गया, अब इन स्टेटमेंट में से आपने ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। मोर स्लोली इन एक्सॉन लार्ज, एक्सॉन ऑफ लार्ज इन लार्ज देन इन स्मॉल डायमीटर। अच्छा, इसका मतलब है कि भाई ये बता रहा है कि भाई एक्शन पोटेंशियल जो कि एक्सॉन में से फ्लो करता है, अगर एक्सॉन का डायमीटर बड़ा होगा तो वो स्लो हो जाएगा। सही, इसका मतलब यही है ना, मोर स्लोली इन एक्सॉन ऑफ लार्ज डायमीटर होना चाहिए था, ये डायमीटर का वर्ड खा गए, देन इन स्मॉल डायमीटर, यानी लार्ज डायमीटर में एक्शन पोटेंशियल स्लो हो जाएगा और स्मॉल डायमीटर में फास्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। सही है, याद रखना, डायमीटर बड़ा होता है ना तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ये बिल्कुल वही आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना कि सरफेस, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होती है, करंट ज़्यादा फ्लो करता है, तो ये बिल्कुल वही है। अच्छा, द डायरेक्ट एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन एक्सॉन मेम्ब्रेन। देखो एसिटाइल कोलिन एक्सॉन मेम्ब्रेन पे तो कोई एक्शन इसका नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक्टिवेटिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप एट ईच पॉइंट अलोंग द, अच्छा यहाँ पे भी भाई, यहाँ पे तो एक्सॉन की मूवमेंट की बात हो रही है, सही है, उसके फास्ट या स्लो होने की बात हो रही है, तो ये नहीं हो सकता। मोर रैपिडली इन माइलिनेटेड देन इन नॉन माइलिनेटेड। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक्शन पोटेंशियल जो फ्लो करता है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन में ज़्यादा फास्ट होता है और नॉन माइलिनेटेड में स्लो होता है। अच्छा, ये बिल्कुल बुक की लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, ये वेलोसिटीज ऑफ इम्पल्स का पार्ट है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आप खुद ही देखो कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई एक्शन पोटेंशियल जो है must travel rapidly. Animal have evolved two ways to increase the velocities of nerve impulse. Nerve impulse की velocity को increase करने के दो तरीके होते हैं. The velocity of conduction is greater if diameter of axon is, अगर diameter ज़्यादा होगा velocity भी ज़्यादा होगी, सही है, एंड इफ एक्सॉन इज माइलिनेटेड, और अगर एक्सॉन माइलिनेटेड होगा तो भी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सही है, बाकी का ये रीज़न आप खुद भी पढ़ सकते हो, हमने फ़िलहाल सिर्फ एमसीक्यूज़ की बात करनी है भाई। तो ये रहा हमारा एमसीक्यूज़, और इसके अंदर क्या कहा गया था, ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आ गया। सही है कि भाई जो एक्शन पोटेंशियल है वो उस न्यूरॉन में जिसमें जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा उसमें ज़्यादा फास्ट होगी। सही है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, द सरफेस ऑन अ न्यूरॉन दैट डिस्चार्ज वेसिकल इज द, अच्छा, सरफेस ऑफ ऑन अ न्यूरॉन जो कि वेसिकल को डिस्चार्ज करती है। अच्छा, अब न्यूरॉन का कौन सा सरफेस ऐसा है जो वेसिकल को डिस्चार्ज कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो वेसिकल किसके बारे में कह रहा है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि ये एक न्यूरॉन है, अब ये न्यूरॉन का ये वाला हिस्सा ऊपर डेंड्राइट होता है, डी लिख देते हैं, और नीचे ये एक्सॉन होता है, ए लिख देते हैं। अब ये दूसरा न्यूरॉन है और उसका डेंड्राइट है, ये रहा, और फिर ये उसका सेल बॉडी भी है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये है कि आपके पास यहाँ पे देखो जरा कि हमेशा जब भी, अब ये जो पहले वाला न्यूरॉन है ना, ये वाला, ये प्री साइनेप्टिक है, और ये जो दूसरा न्यूरॉन है ये पोस्ट साइनेप्टिक है। अब प्री साइनेप्टिक से इम्पल्स आता है, पोस्ट साइनेप्टिक पे जाएगा, तो प्री साइनेप्टिक से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर एक वेसिकल में होता है जिसका जिक्र किया गया। तो ये कह रहा है कि भाई द सरफेस ऑन अ न्यूरॉन दैट डिस्चार्ज वेसिकल, इस वेसिकल में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, तो भाई वो सरफेस क्या होगी, तो यहाँ पे यानी इसके एक्सॉन से, ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसका जो एक्सॉन टर्मिनल है, इसके एक्सॉन टर्मिनल में से, ऑब्वियसली एक्सॉन टर्मिनल पे उसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके एक्सॉन टर्मिनल में से वेसिकल डिस्चार्ज होगा, तो ऑब्वियसली ये आपका प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की बात हो रही है, क्योंकि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है उसमें डिस्चार्ज नहीं होता, उसमें तो रिसीव होता है। भाई देखो ये आपका ऊपर वाला प्री साइनेप्टिक है और नीचे वाला पोस्ट साइनेप्टिक है, यहाँ से वेसिकल डिस्चार्ज होगा और इसमें जाके वो इंड्यूस होगा। सही है भाई, तो इसका सही ऑप्शन है सी। अच्छा, एन इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल अकर इन मेम्ब्रेन मेड मोर परमिएबल टू, अच्छा,
इनहिबिटरी की बात हो रही है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अगर इनहिबिशन होगी तो याद रखना कि इनहिबिशन जब होती है तो सोडियम आयन जब ज्यादा होता है तो एक्साइटेशन होती है, लेकिन पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी बढ़, तो अभी हमने ऊपर देखा ना कि पोटेशियम आयन जब ज्यादा परमेबल होता है तो पोटेशियम आयन बाहर जाएगा, क्योंकि याद रखना न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। तो जब भी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ेगी तो पोटेशियम आयन हमेशा बाहर जाएगा, अंदर नहीं आएगा। तो पोटेशियम आयन बाहर जाएगा, हाइपरपोलराइजेशन होगी, हाइपरपोलराइजेशन इनहिबिशन कॉज करता है। तो इसका सही ऑप्शन ए है। सही है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर मेजर। अब देखो एसिटाइल कोलिन तो पहली बात इनहिबिटरी नहीं है, एक्साइटेटरी, और दूसरी बात ये पीएनएस में होता है, तो ए तो नहीं हो सकता। एपिनेफ्रीन भी आपका एक्साइटेटरी है, ये भी नहीं हो सकता। अब बच गया गाबा और एंडोर्फिन। अच्छा, किताब के अंदर गाबा के बारे में लिखा हुआ है। गाबा और एंडोर्फिन आपका पेन किलर है, ये न्यूरोपेप्टाइड है, ये न्यूरोट्रांसमीटर हम इसको ट्रूली बोलते भी नहीं है। सही है। तो गाबा जो है वो ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है बिटवीन ओवर एक्साइटेशन को, कि भाई आपके ब्रेन में हद से ज्यादा सिग्नल्स ना प्रोड्यूस हो जाएं। तो गाबा इसका सही ऑप्शन है, ये मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपके ब्रेन में। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, वेयर आर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर लोकेटेड। न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? देखो न्यूरोट्रांसमीटर आता कहाँ से, प्री साइनेप्टिक से, और पोस्ट साइनेप्टिक की सेल मेम्ब्रेन पे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। तो अब इसका क्या होगा, ऑन दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। डी इसका सही ऑप्शन होगा। विच सिलेक्शन इज इनकरेक्टली पेयर्ड। अब इसमें से देखो फोर ब्रेन और डायनसेफेलॉन बिल्कुल लिंक बनता है इसका। फोर ब्रेन के टैलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन दो पार्ट होते हैं, ये तो सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट पूछा गया। फोर ब्रेन और सेरिब्रम, ये भी सेरिब्रम भी फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है, ये भी सही है। मिड ब्रेन और ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम जो बनता है उसमें मिड ब्रेन उसका पहला पार्ट होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और फिर मेड्यूला, तो ये भी सही है। मिड ब्रेन और सेरिबेलम, सेरिबेलम तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये वाला गलत है, यानी हमारा ऑप्शन डी है। लास्ट क्वेश्चन इज which of the following receptor is incorrectly paired with the type of energy trans, मतलब रिसेप्टर कौन सी एनर्जी रिसीव करता है? मैकेनो रिसेप्टर साउंड को रिसीव करता है। देखो साउंड भी तो एक तरह की जो है ना मैकेनिकल एनर्जी ही है, यू नो वर्ड के वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। पेन रिसेप्टर इलेक्ट्रिसिटी, भाई ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पेन रिसेप्टर टिश्यू डैमेज को सेंस करता है, सही है, आपकी किताब में लिखा हुआ है टिश्यू डैमेज को सेंस करता है, तो दैट मीन कि ये इनकरेक्ट पेयर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि कीमो रिसेप्टर सोल्यूट कंसंट्रेशन को भी, थर्मो रिसेप्टर हीट को देखता है, तो ये सही ऑप्शन है। सही है। होपफुली आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।